डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा और सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां तो नया साल आ चुका है और ऐसे में अक्सर कई लोग कोई ना कोई संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सके। तो ऐसे में अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या संकल्प लिया जाए, तो इसमें हम आपकी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। जहाँ हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा संकल्प लेने का जिसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम आपको करने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे और ये संकल्प होगा अच्छी सेहत का। जी हाँ, तो आज स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम किसी खास बीमारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात इस पर करेंगे कि ओवरऑल अच्छी सेहत किस तरह से मिल सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ मेहमान तो होंगे ही, आप भी अपने सवालों के साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आज के विषय पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो आज स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है नए साल की शुरुआत नई सेहत के साथ। तो नए साल की शुरुआत कीजिए नई सेहत के साथ और इसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा ये जानने के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और आपके सवालों के जवाब के लिए कुछ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। आप प्रोफेसर एवं निदेशक हैं मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता। आप CMO हैं मेडिसिन विभाग VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं अफरीना जी, डायटिशियन हैं एम्स नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप सभी से हम जानेंगे कि अच्छी सेहत पाने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में किन बातों को शामिल करना चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं भूमि। बात इसी पिछले महीने की है जब इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर यह थी कि अत्यधिक फास्ट फूड खाने से 16 वर्षीय एक बच्ची की आंतें चिपक गईं और उसकी जान चली गई। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी थाली में रखा खाना कितना अहम है। बिल्कुल भूमि, खराब भोजन सेहत के लिए नुकसानदेह है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जैसे खराब आहार शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही अच्छा और पौष्टिक आहार सेहत को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नए साल की शुरुआत में ही जंक फूड, फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अलविदा कहना होगा। इनकी जगह फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। चीनी का सेवन कम करें और अगर खाने में नमक कम लग रहा हो तो ऊपर से डालने की आदत से बचें। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर दिखाते हैं। सिर्फ खानपान ही नहीं, व्यायाम भी सेहत के लिए सबसे लाभकारी गतिविधियों में से एक है। नियमित एक्सरसाइज करने से दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और कई अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। और इसके लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ी स्ट्रेचिंग, कुछ योगासन और हल्की फुल्की गतिविधि भी आपको चुस्त दुरुस्त रख सकती है। आज की जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि काफी कम हो गई है। दफ्तरों में कर्मचारी घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और स्मार्टफोन ने भी हमें और सुस्त बना दिया है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से शरीर और आंखों दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए मोबाइल पर गैर जरूरी गतिविधियों से दूरी बनाएं। कंप्यूटर पर काम करते समय बीच बीच में उठकर थोड़ी चहलकदमी जरूर करें और कोशिश करें कि रोज कम से कम 1 घंटा पैदल चलें। पैदल चलने से न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की संभावना भी कम होती है। तो याद रखिए, स्वस्थ शरीर की शुरुआत सही भोजन और नियमित गतिविधि से होती है। आज लिया गया सही फैसला कल आपकी सेहत बचा सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।
जी हाँ, तो जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जागरूक रहेंगे, सही निर्णय अपनी ज़िंदगी के आसपास देखा करते थे, वो बीमारी अब हमें यंग चिल्ड्रंस में और जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें देखने को मिल रही है। और जब हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि इन लोगों ने अपने सॉल्ट की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा रखी है, अपनी लाइफ में जो नमक का इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा किया है। और नमक हमारे शरीर में कहाँ से पहुँचता है? या तो जंक फूड से पहुँचता है, या हम कोई इस तरह के खान पान करते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमें अपने नमक पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो एक ख़ास टिप्स है नमक को लेकर, और भी बातों पर हम आएंगे कि कैसे अपनी सेहत के लिए और किन किन चीज़ों को शामिल करें। लेकिन खान पान की बात जहाँ तक है, तो अफरीना, मैं आपको शामिल करना चाहूँगी चर्चा में, और हमें बताएं कि ज़ाहिर तौर पर डॉक्टर धमीजा और डॉक्टर गुप्ता दोनों की बातों से बात तो जाहिर है कि खान पान पर ध्यान रखेंगे तभी अच्छी सेहत मिलेगी। तो सबसे पहला नुस्खा आपका क्या होगा अच्छी खान पान को लेकर के? सबसे पहले मेरी तरफ से डीडी किसान के सभी दर्शकों और हमारे जो भी लोग इस माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं, और आपका नया वर्ष बहुत आपकी अच्छी हेल्थ और आपकी अच्छी वेल्थ लेकर आए। सो जैसा कि मैम आपने पूछा कि वैसे ऑलरेडी दोनों सर बता चुके हैं काफ़ी हेल्थ के बारे में एंड प्लस एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ के बारे में। इसमें मैं यही पॉइंट्स जोड़ना चाहूँगी, और मैं काफ़ी सर से भी अग्री करती हूँ कि आपके जो रेजोल्यूशंस हैं वो बहुत टाइम कंस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप एक भी रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे अगर आपने सपोज आपने ये कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो उसको आपको कंसिस्टेंटली करना है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आपको ये नहीं कि एक्सरसाइज छोड़ना है या उसको भूल जाना है। सो अगर आप नए साल पे कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं उसको फॉलो करना है लाइफ टाइम, प्लस उसको एटलीस्ट 1 साल के लिए फॉलो करना है। जी जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर धमीजा, यहाँ पर जैसे कि एक्सरसाइज या शारीरिक जो गतिविधियाँ उस पर हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं कि किस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य है ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, और ये व्यायाम, ध्यान, ये सब चीज़ कितना ज़रूरी है हमें रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करना? देखिए, आजकल ये कहा जाता है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग एंड वॉकिंग इज़ ए न्यू मेडिसिन। अच्छा। तो वॉकिंग को जो है अपने जीवन शैली में हमें अपनाना है, और वॉकिंग के जो ब्रिस्क वॉकिंग है, या जैसे हम सुबह अगर हम नियमित रूप से जाएं 40 मिनट 45 मिनट अगर हम ब्रिस्क वॉक करें, या अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टेप्स अगर हम काउंट करके चलें, तो वो हमारे ना केवल फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारे मेंटल वेलबींग जो है, जो वेलनेस हमारा कंसेप्ट है, उसमें भी बहुत योगदान करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल हम ये देखते हैं कि इन एडिशन टू फिजिकल फिटनेस, जो हम जिम में जाते हैं, या हम वॉकिंग पे जाते हैं, या एरोबिक्स करते हैं, या लोग रनिंग करते हैं वीकेंड्स पे, तो उसके अलावा आजकल एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम कॉग्निटिव जिम बोलते हैं, कि दिमाग की एक्सरसाइज जो है, दिमागी एक्सरसाइज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी शारीरिक एक्सरसाइज है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दिमागी एक्सरसाइज या दिमागी कसरत की बात करते हैं, तो कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई नई हॉबी बनाना, नए मित्र बनाना, और अपने ब्रेन के जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको चैलेंज करना, एक नए तरीके से एक नया चैलेंज करके उनको आगे बढ़ाना, ताकि ब्रेन के सेल जो हैं बहुत एक्टिव रहें, और उससे हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बढ़ता है, और दिमाग की जो फिटनेस है वो बढ़ती है। और दिमाग की फिटनेस आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, जैसे क्रॉसवर्ड्स हैं, सुडोको है, और दिमाग के जो वोकैबुलरी के चैलेंजेज हैं, नए नए शब्द को ढूंढ के बनाना, नई नई लैंग्वेजेस के लिए आप ये भी देखा गया है कि जो लोग 2 लैंग्वेज बोलते हैं वो एक लैंग्वेज वाले बोलने वालों से ज़्यादा मानसिक तौर पे सक्रिय हैं, ज़्यादा शारीरिक तौर पे सक्रिय हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को फिजिकली भी फिट रखें, मेंटली भी फिट रखें, और दिमागी कसरत करके कॉग्निटिव फिटनेस भी अपनाएं। इसके लिए बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे आपने अभी दिखाया भी कि बहुत आजकल सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे दफ्तरों में हम देखते हैं, ऑफिस में बहुत लंबे लंबे समय तक लोग बैठे हैं और ज़्यादा स्क्रीन टाइम है। तो मेरा ये आपके माध्यम से सुझाव है कि हर 30 मिनट बाद आप 3 या 4 मिनट का ब्रेक लें। चाहे आप उठ के बाहर जाएं, टॉयलेट जाएं, थोड़ा चक्कर लगाएं रूम के, तो ज़रूरी है पीरियडिकली ब्रेक लेना। लंबे समय तक बैठने से हमारा जो शरीर है वो अकड़न में आता है, और बीच बीच में ब्रेक लेके अपने मांसपेशियों को एक्टिव करना, स्ट्रेच करना, और थोड़ा सा
ब्रेक लेके अपने आप को रिचार्ज करना, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कि हमें बताया कि जो नमक की मात्रा है उसका ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। मनस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नए साल में आदमी को खाने और सोने के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए? वो भी खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जो लोग टेंशन लेते हैं, जो लोग क्रोध करते हैं, तो ये इन लोगों के लिए कौन सा जो है उपदेश देना चाहते हैं सेहत के? जी बिल्कुल, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर अफरीना का रुख कर लेते हैं। तो जैसा कि सवाल है नंदस्वरूप जी का कि खाना और सोना, इन दोनों के बीच में अंतर कितनी देर का होना चाहिए? रात के खाना और सोना, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहली बात है कि हमें खाने का टाइमिंग ऐसे डिसाइड करना है कि शाम को जब हमारा सूर्यास्त हो रहा है, सो कोशिश करना है कि उससे पहले हम अपना खाना ख़त्म कर लें, क्योंकि खाना और सोने में एटलीस्ट 3 घंटे तक का गैप हम सलाह देते हैं कि 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि शरीर को थोड़ा टाइम मिल सके कि वो उस खाने को जो आपने डिनर में लिया है उसे पचा सके और यूटिलाइज कर सके। सो काफ़ी देखा जाता है कि जब आप खाना लेट से खाते हैं, देरी से खाते हैं और उसी के बहुत ही कम अंतराल में सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो आपकी ओबेसिटी का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है, जिससे कि मोटापा आना और आगे फिर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों का आपको आगे सामना करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले सोने से अपने खाने को ख़त्म कर लें। जी, तो नंदस्वरूप जी आपके एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया। आइए अब डॉक्टर धमीजा का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर टेंशन है या क्रोध, एंगर, अगर इसकी समस्या बार बार आ रही है तो फिर क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर धमीजा। नंदस्वरूप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही स्ट्रेसफुल आजकल चल पड़ी है और गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बीच बीच में माइंडफुलनेस और अपनी मेडिटेशन वाला जो रूटीन है उसको अपनाएं और एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखें, एक ग्रेटिट्यूड का जर्नल रखें। रोज़ रात को आप 2 चीज़ें लिखें जिसमें आपको संतुष्टि है, जिसमें आपको ग्रेटिट्यूड है कि हमें जो कुछ मिला है हम उसको आनंद प्राप्त कर रहे हैं और हम उसके लिए धन्यवादी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें, सुबह उठ के हम माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या योगा करें, ताकि माइंडफुल में हमें दिमाग को कामनेस मिलती है, शांति मिलती है और शांति मिलने से हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और एक होप की तरह चलते हैं हम सारा दिन के लिए कि एवरी डे इज़ ए न्यू डे एंड एवरी न्यू डे इज़ द बेस्ट डे। अगर आप हर दिन ये सोचेंगे आज मेरा दिन आने वाला बहुत अच्छा दिन होगा, और शाम को अगर ये सोचें जो हुआ आज बहुत अच्छा हुआ और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के, तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। और इन्होंने जो बात की क्रोध की और अग्रेशन की, तो ये भी एक बहुत समस्या चल पड़ी है कि एंगर मैनेजमेंट जो है, इसके लिए भी अगर ये मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक एंगर मैनेजमेंट हो सकता है। और ये नए साल में हम सोच के चलें कि किसी भी चीज़ को हम रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई भी अगर हमें प्रोवोक करता है, हमें गुस्सा दिलाता है, तो समय के लिए हम उस समय इमीडिएटली हमें उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद शांति से सोच कर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम तक अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग शांति में आ जाता है, तो फिर हम जो है अच्छे से डिसीजन लेके उसके ऊपर उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे सुझाव यहाँ पर है और ये सुझाव हम सभी के काम आने वाला है, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। मदन लाल जी इस वक्त बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मदन लाल जी, पूछे अपना सवाल। हेलो मदन लाल जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हमारी चर्चा जारी रहेगी कि इस नए साल पर आप नई स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारे में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि नए साल पर नई सेहत पाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इस विषय पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। मदन नाथ जी इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। मदन नाथ जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी मदन नाथ जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो हेलो, ये जानना चाहते थे जैसे कि मैं पूजा पर बैठता हूँ 6 घंटा लगता है, 6 घंटा 7 घंटा लग जाता है। हैं? जी हाँ, आवाज यार क्या रही है? जी जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मदन नाथ जी, अपना सवाल पूरा करें। हेलो, चलिए लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसा कि वो बता पाए हैं कि पूजा में बैठते हैं और कई कई देर तक बैठते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप ये हमें बताएं कि अगर एक ही पोस्चर में एक ही तरीके से इंसान काफ़ी देर तक बैठा हुआ है तो उससे किसी तरह की दिक्कत तो उसे नहीं हो सकती है, और किन बातों का ध्यान रखें ऐसी दिक्कत ना हो इसके लिए? देखिए, कोई भी पोस्चर होता है, अगर कंटिन्यूसली हम एक ही पोस्चर में काफ़ी देर तक अगर बैठे रहते हैं तो उस पोस्चर में जो मसल्स एक्टिव होती हैं उनमें क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाती है जी। तो आप कोशिश ये करिए कि लगातार किसी भी पोस्चर में लगातार ना बैठें। मतलब बीच बीच में आप थोड़ा सा, जैसे सर ने भी पहले बताया कि 30 मिनट के बाद में 1-2 मिनट के लिए उठ के, चाहे तो वॉशरूम के बहाने, चाहे तो खिड़की से बाहर देखने के बहाने या चहलकदमी के बहाने, आप 1-2 मिनट के लिए अपनी मसल्स को जो स्ट्रेच हुई हैं उन्हें रिलैक्स करें और उन्हें वापस से एक्टिव करने की कोशिश करें। तो कंटिन्यूसली अगर कभी भी एक पोस्चर में हमें बैठने को मिलता है तो ये सावधानी हमें रखनी है। ठीक। डॉक्टर धमीजा, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये खासकर जब मदन लाल जी ने चर्चा की कि काफ़ी समय तक इनको लगातार बैठना पड़ता है जी, तो कुछ लोगों में जो स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्पाइन की हेल्थ की हम बात करते हैं, तो बैठने से वो जो डिस्क की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एग्रीवेट होती है, वो ज़्यादा जो है दर्दनाक हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जिनको अगर डिस्क की प्रॉब्लम है और स्पाइन की प्रॉब्लम है तो उनको लगातार ज़्यादा समय तक नहीं बैठना चाहिए, ड्राइव नहीं करना चाहिए, एक ही पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो स्पाइन की जो डिस्क की नसों की जो पिंचिंग है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इनके लिए अगर ये सलाह है, अगर इनकी स्पाइन की हेल्थ अच्छी है, स्पाइन अच्छा है, तब तो कोई बात नहीं है। फिर भी कोशिश करें कि बीच में जो है ब्रेक लें, और अगर इनको स्पाइन की प्रॉब्लम है फिर तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि 6-6 घंटे लगातार बैठें, बीच में बिल्कुल ब्रेक लें। बिल्कुल। और इसके साथ ही बात ये भी आ जाती है कि आपकी जो सेहत है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कितनी मजबूत है। प्रेरणा जी, मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि किस उम्र में इंसान को ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो हड्डियों की सेहत है वो अच्छी रहे। इसके लिए कैल्शियम इनटेक जो है सप्लीमेंट्स के तौर पर भी कई बार लोग लेते हैं, कि उसकी ज़रूरत कब पड़ती है और अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करके भरपाई की जा सकती है? कैल्शियम जो है हमारा, ये स्टार्टिंग से, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में है उसी समय से ये माँ के लिए भी ज़रूरी है और ये बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। इसकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा एडोलेसेंट एज में, जैसे हमारा जब खेल कूद का टाइम है तब भी इसकी ज़रूरत है। बाद में ओल्ड एज, जैसे आपका हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी कैल्शियम की ज़रूरत काफ़ी होती है। सो इसका जो एक रेंज है वो आपकी उम्र के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कम ज़्यादा होता है। लेकिन एक बेसिक, अगर मैं कैल्शियम रिच फूड की बात करूँ, सो हमारा जो दूध है, दूध जो है वो कैल्शियम का एक बेस्ट स्रोत है। और दूध से बनी चीज़ें जैसे आपका
पनीर हो गया, आपका दही है, ये सब कैल्शियम रिच फूड हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जो जिनसे कि जिनको दूध या दूध से बनी चीज़ों से दिक्कत होती है। अब हमारी जो इस कार्यक्रम के जो दर्शक हैं वो मोस्टली विलेज एरिया से हैं, तो वो अपने डाइट में रागी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रागी है वो इवन कैल्शियम, दूध से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो रागी में होता है। सो ये एक बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बिल्कुल। सो अभी जैसे विंटर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप रागी के लड्डू आप इंक्लूड कर सकते हैं, रागी की खीर आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो इससे आपकी हड्डियां जो हैं वो टाइम टू आपके जो हड्डियां हैं वो मजबूत भी होंगी और कैल्शियम की कमी भी आपको डाइट से ही पूरी हो जाएगी। और रही सब, देखिए इसीलिए इनको मिलेट्स को पोषक अनाज यूं ही नहीं कहते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व इनमें मौजूद होते हैं, तो इसीलिए अपने खान पान में इनको शामिल ज़रूर कीजिए। डॉक्टर धमीजा, यहाँ पे ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर जुड़े थे और वो एंगर मैनेजमेंट की भी बात कर रहे थे, तनाव जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो भी एक बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। तो हमें ये बताइए कि ठीक है व्यायाम, ध्यान और इन चीज़ों को तो रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करना ही चाहिए, लेकिन इंसान को ये कब समझ जाना चाहिए कि अब मनोचिकित्सक के पास जाना ही पड़ेगा, केवल अपने से अपने ऊपर काम करना ही काफ़ी नहीं है, कि ये जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। इंसान झिझकता है, नहीं संपर्क करता है, तो ये कब करना चाहिए? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी जो स्थिति है वो उसके डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है, जैसे आपके काम में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में, आपके ऑफिस में, आपके काम काज में, जब ये दिक्कतें पैदा करने लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ हमारे देश में और बहुत सारे देशों में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। हम इनसे बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, मनोरोग चिकित्सक के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी देखा गया कि 80 से 85% जो ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि एग्रेसिवनेस है, एंगर मैनेजमेंट है, या गुस्से की या बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है, वो अपने आप और काउंसलिंग से ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है तो उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या मनोरोग चिकित्सक की ज़रूरत है। इनिशियली खुद अपने आप को अपने जीवन शैली में बदलाव करके उसके बाद काउंसलर्स के पास जाके काउंसलिंग लेके, और उसके बाद भी अगर लगता है कि उनकी जीवनचर्या में बहुत दिक्कत आ रही है और ये दूसरों की भी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो तब जाके आपको एक प्रोफेशनल हेल्प में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और ज़रूर से आप एक अच्छे मनोचिकित्सक या एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके आपको प्रोफेशनल राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि प्रोफेशनल राय में भी आपको यही कहा जाए कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या आपको जीवन शैली में बदलने की ज़रूरत है और किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि मनोरोग होना भी कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को सांस की बीमारी है, तो ऐसे ही किसी को चिकित्सक की भी ज़रूरत पड़ सकती है या मनोरोग की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ट्रीटेबल है, मोस्टली काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं। कुछ विशेष वर्ग के लोगों में ज़रूरत पड़ सकती है दवाइयों की, लेकिन उम्र की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों में अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, बुजुर्गों में डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, इन सब में भी बिहेवियरल प्रॉब्लम आती हैं और गुस्से वाली प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, आपको बाकी की प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस स्टेज से आप गुजरे हैं, उसके हिसाब से आपको हो सकता है कि मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये आग्रह है, अगर आपको लगता है कि आपके डेली दिनचर्या में दिक्कत आ रही है या फैमिली मेम्बर्स को दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक होकर एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाएं और राय लें। बिल्कुल, तो इस तरह की झिझक को भी मिटाना बेहद ही ज़रूरी है और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कब आपको एक चिकित्सक की सलाह लेनी ज़रूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही ज़रूरी सवाल है नमक को लेकर के, और लोग ये समझ रहे हैं आज की तारीख में कि नमक खाने में कम करना चाहिए। उसमें कई लोग अक्सर ये भी कर रहे हैं कि आयोडाइज नमक को बिल्कुल बंद करके वो सेंधा नमक पर भी शिफ्ट हो रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुरा है, और क्या करना चाहिए ऐसे में, हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक तो सफ़ेद नमक का कंसेप्ट है और एक सेंधा नमक, या कई बार हम उसको काला नमक भी बोल देते हैं, उसका कंसेप्ट है। पहली चीज़,
चाहे आप सेंधा नमक यूज़ करें या सफ़ेद नमक यूज़ करें, वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यूजुअली क्या होता है कि जो सफ़ेद नमक होता है उसमें तो गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है कि उसमें आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट ही मिलता है मार्केट के अंदर, लेकिन सेंधा नमक में या काला नमक में कई बार क्या होता है कि वो ओपन मार्केट में मिलता है और उस पर उतना रेगुलेशंस नहीं होता, तो सेंधा नमक में कई बार आयोडाइज्ड नमक नहीं मिलता है। जी, तो आप ये चेक करें कि आप जो नमक यूज़ कर रहे हैं वो आयोडाइज्ड है या नहीं है, वो बाद में चेक करें कि ये सफ़ेद है या सेंधा है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, चाहे आप सेंधा नमक यूज़ करें चाहे आप सफ़ेद नमक यूज़ करें, आपको उसकी क्वांटिटी 5 ग्राम से कम ही रखनी है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली अपने आप ही सफ़ेद से सेंधे नमक पे या सेंधे नमक से सफ़ेद नमक पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि सेंधा नमक जो होता है वो थोड़ा सा पोटेशियम रिच होता है और सोडियम डेफिशिएंट होता है। तो अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, केवल हाइपरटेंसिव, तो आपके लिए सेंधा नमक सफ़ेद नमक से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न क्या है कि पोटेशियम सॉल्ट का ब्लड प्रेशर पे एक अच्छा इफेक्ट होता है, लेकिन उसमें कैच क्या है कि अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की जिससे पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है, तो अगर आप सेंधा नमक खाएंगे, मतलब सेंधा नमक की मात्रा बढ़ाएंगे और साथ में ऐसी मेडिसिन भी लेंगे ब्लड प्रेशर की जिससे पोटेशियम लेवल बढ़ता है, तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। सेकेंडली, अगर आप किडनी के पेशेंट्स हैं, तो किडनी के पेशेंट्स को हम यूजुअली लो पोटेशियम डाइट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो अगर वो पेशेंट अपने आप से बिना सोचे या किसी डॉक्टर की सलाह लिए बिना अगर सेंधा नमक खाना शुरू कर देता है, तो उसका पोटेशियम डेंजरसली हाई लेवल पे चला जाता है। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। सफ़ेद नमक और सेंधा नमक में बेसिक जो डिफरेंस हमें करके रखना है वो ये है कि क्या आपकी वो नमक की नीड है या नहीं है, वो आयोडाइज्ड है या नहीं है, और चाहे सफ़ेद यूज़ करें चाहे सेंधा यूज़ करें, उसकी क्वांटिटी 5 ग्राम से कम रखें। जी, तो अफरीना जी, इस मामले में आपका सुझाव अक्सर क्या होता है कि लोगों को किस तरह से ये संतुलन बैठाना चाहिए? और दूसरी बात स्वाद का भी है। आदत पड़ चुकी है शुरू से ही हमें नमक वाला खाना खाने की, तो उसको कम करना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार उसको लोग उसकी जगह पर कुछ मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। आपका क्या सुझाव होता है कि कैसे इसे अपने खाने में शामिल करें और क्या संतुलन होना चाहिए? देखिए मोनालिसा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि नमक जो है वो सिर्फ नमक नहीं है। नमक हमें बहुत सारी चीज़ों में और अलग से मिलता है। सो अगर एक लिमिट है कि 5 ग्राम तक जो है आपको नमक डेली आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके अलावा भी जो है वो आपका चिप्स में नमक होता है, आपकी जो प्रोसेस्ड फूड है या आपके जो पैकेट वाली चीज़ें हैं उन सब में एज अ प्रिजर्वेटिव नमक या दूसरे मसाले यूज़ होते हैं। सो कोशिश यही करना चाहिए कि आपके जितने भी पैकेट वाली चीज़ें हैं या जो भी ऐसा फैक्ट्री बेस्ड फूड है उसको आप जितना अवॉइड करेंगे, आप इनडायरेक्टली आप नमक से दूर चले जाएंगे। तो जो भी आप घर का खाना लेते हैं उसमें एक मिनिमल अमाउंट जो है वो नमक का ठीक है, बट एडिशनली जो है लोग मसाले प्लस आजकल जो है काफ़ी रेडीमेड मसाले भी आने लगे हैं मार्केट में, तो उसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो नमक और अन्य प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं। सो इसका खास ख्याल रखना है कि इन जितने भी आर्टिफिशियल मसाले हैं इन सब से दूर रहना है और अपने घर में नॉर्मल नमक और नॉर्मल मसाले वही यूज़ करने हैं। बिल्कुल जी, मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारियाँ आपके बेहद काम आने वाली है इस साल और आगे भी आने वाली ज़िंदगी में, तो ज़रूर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बातचीत हमारी इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि नए साल पर नई सेहत के लिए आप अपने दिनचर्या में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर चल रही है, लेकिन इसके साथ ही हमारे दर्शक अपने सवाल भी भेज रहे हैं। तो आइए सवाल शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है निखिल त्यागी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने दिमाग की जो क्षमता है, याददाश्त की क्षमता है, इसे कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो डॉक्टर धमीजा, आपका क्या सुझाव होगा इनके लिए? जो मेमोरी की जो इश्यूज हैं, देखिए ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी एकदम मेमोरी, इंस्टेंट मेमोरी को आपको बढ़ा दे। चाहे स्टिमुलेंट हम बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रेपिटेशन, बार बार आपके दिमाग की एक्सरसाइज, दिमाग नई नई लर्निंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को जो है रिवाइज करें, हर चीज़ को बना के रखें अपने टाइम टेबल के हिसाब से। तो दिमाग की कसरत करेंगे तो मेमोरी अपने आप बढ़ेगी। अगर ये नॉर्मल एज में है, अगर ये बुढ़ापे में बुजुर्ग हैं, तो उसके लिए एक अलग सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हो सकता है कि आपकी अफेक्टेड हो एज के साथ साथ। कुछ लोगों में जल्दी भी हो सकती है, या फिर आपके लिए जो हर चीज़ जो है न्यू लर्निंग जो है उसमें दिक्कत हो। ये देखिए, कहीं के आप चश्मा रख के भूल गए या आप चाबी भूल गए, ये एक नॉर्मल बिनाइन चीज़ें हैं जो सभी लोगों के साथ कभी ना कभी होती हैं। इसको हम बिनाइन फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। ये कोई मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऐसा लगता है कि हमारी रिटेनिंग पावर, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए भ्रांति प्रकार के लोग कहते हैं स्टिमुलेंट्स लीजिए। ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी टाइम, आपकी अपनी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर स्टडीज़, और आपकी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेमोरी को बढ़ाने में या मेमोरी को रिटेन करने में, या आपके अच्छी परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को लाने में। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुप्ता, अब आपसे हम बात करना चाहेंगे। नमक की हमने काफ़ी चर्चा कर ली, अब चीनी यानी कि मीठा, इस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बना हुआ है और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो ऐसे में हमें बताएं कि मीठा खाने की तो हम भारतीयों को आदत पड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें और इस स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मीठा खाना कोई बुरी आदत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमने मीठा खाया उसको हम एग्जॉस्ट कैसे करते हैं, ठीक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा कराने गए, आपने उसमें 100 रुपये जमा करा दिए, आप उस पैसे को निकालिए मत, उसको खर्च मत करिए, तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ और 6 मंथ बैंक आपको उस पर 1-2 रुपये ब्याज तो दे ही देगा जी। तो उसी तरह अगर हम मीठा खाते हैं, अगर हम उसको खर्च नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा ओबेसिटी के रूप में, आपके वेट गेन करने के रूप में। और लेटर ऑन ये जो वेट गेन होता है, इससे एडिपोसिटी, जो टॉक्सिसिटी होती है एडिपोस टिश्यूज़ की, अदर्स मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होते हैं और वो डायबिटीज़ में प्रिसिपिटेट हो जाती है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारे एंशिएंट टाइम में जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, हेल्दी, पहला काम जो करते हैं अपना मोबाइल देखते हैं कि रात को किसका मैसेज आया था। हमें करना क्या चाहिए था कि सुबह उठ के ब्रश करके आपको 30 से 40 मिनट या 45 मिनट वॉक करना चाहिए था, वो हम भूल चुके हैं। आप प्रोसेस फूड खाना शुरू कर देते हैं। आपको किसी की ज़िंदगी में आज शांति नहीं है, हर कोई अपने दिमाग में, सोशल गैदरिंग में हम जाना पसंद नहीं करते। हमारे बच्चे हैं दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनसे कहो बेटा नीचे जाके खेल लो या बाहर आउटिंग कर लो, आउटिंग में चले जाओ। तो आपका क्या कहना होगा इस मामले में? और कई लोग आजकल चीनी की जगह फिर गुड़ या शहद या दूसरी चीज़ें भी लेने लगे हैं, लेकिन जो मीठा है वो तो खाना वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ना छोड़े तो लेकिन कितना खा सकते हैं, एक संतुलन जीवन में कैसे बैठाएं इसका? देखिए, जैसे सर ने भी बताया कि मीठा कुछ बुरी आदत नहीं है कि अगर आप मीठा खा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एक स्वस्थ शरीर के साथ हैं, सो आप मीठा एक सही मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन उसको निकालना, मतलब उसको बॉडी से एब्जॉर्ब करके उसको असिमिलेट करना, वो एक जो है वो एक मेन कंसर्न है। सो अभी जैसे हमारा इंडिया भी जो है एक डायबिटिक कैपिटल बिल्कुल बनता जा रहा है, तो ये एक अलार्मिंग है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो पहले बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलता था या एक लंबे या एक काफ़ी समय बाद देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो हमारी मोस्ट यंग पॉपुलेशन है वो भी अब डायबिटीज़ का शिकार होती जा रही है। उसका यही रीज़न है
कि हम बचपन से ही बच्चे को मीठा या मीठे चॉकलेट्स, कैंडीज, इन सब से हम उनको जो है एक्सपोजर करा देते हैं, तब उसको छुड़वाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्लस जो चीनी है, जो हमारी जो रिफाइंड शुगर होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है शरीर को, क्योंकि जो एक जैसे अगर आप गुड़ की बात कर रहे थे कि गुड़ या फिर शहद, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें इक्वल मात्रा में कैलोरीज हैं, ये आपको इक्वल मात्रा में कैलोरीज देती हैं, लेकिन चीनी के मुकाबले जो गुड़ है या शहद है जो कि नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, उसमें कुछ और भी विटामिन्स हैं, जिंक है, तो वो आपको एज कंपेयर टू चीनी वो आपको कुछ दूसरे विटामिन्स भी दे रहा है। लेकिन जो शुगर है वो सिर्फ आपको कैलोरीज दे रही है, जिसको आपको बर्न करने के लिए या फिर आप एक्सरसाइज कीजिए या आप एक बहुत मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, तब जाके आपकी बॉडी जो है वो शुगर पचाएगी, वरना एज इट इज ये आपके शरीर में जो है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। यानी कि इन बेहतर विकल्पों का चुनाव इंसान को करना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है ना डॉक्टर धमीजा कि अगर आप चीनी या फिर ये मीठा खा रहे हैं तो साथ ही आपकी शारीरिक गतिविधि भी इतनी होनी चाहिए। हमारे जो किसान साथी हैं वो काफ़ी श्रमसाध्य काम करते हैं, काफ़ी गतिविधियाँ रहती है उनकी, तो क्या वो ले सकते हैं या उनको भी कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है? उन्हें ख़ास तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी अच्छी सेहत के लिए? जो शुगर है, जो चीनी जिसको हम बोलते हैं, वो दो तरीके से होती है। एक कुछ ऐसे हमारे फूड आइटम्स हैं जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जी। जैसे इंस्टेंट चीनी, जैसे शुगर है, गुड़ है, शक्कर है, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इनसे ब्लड में हमारे शुगर की मात्रा बहुत जल्दी से बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ एक ऐसे भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसमें शुगर तो है लेकिन वो धीरे धीरे होती है। तो कोशिश करें कि शुगर की मात्रा कम से कम लें, चाहे आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। आज की तारीख में हम सब लोगों को ये सलाह देते हैं कि शुगर की मात्रा को कम करें। जैसे हमने नमक पे चर्चा की, अगर आप शुगर और नमक दोनों को हाफ कर देंगे अपनी लाइफ में तो आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा बनेगा। और आज की तारीख में अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ आपके पास है। अगर आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे आप बहुत व्यस्त हैं अपने काम में और दूसरी चीज़ों में, और आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कल वही समय जो आज नहीं दे रहे हैं आप, वही समय जो बच रहा है वो आपको अस्पतालों में एडमिट होकर बताना पड़ेगा। तो समय जो है बहुत बलवान है। अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर लाइफ। अपनी सेहत पे खुद ध्यान दें, खुद टाइम दें अपने आप को, अपने जीवन के लिए। अपनी सेहत वही काम आएगी आपके बाकी बचे हुए वर्षों में। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, अपने हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें। जी बिल्कुल। और इसी नोट पर यहाँ पर कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी दिनचर्या में किन बातों को शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर धमीजा, जैसे कि हम इससे पहले बात भी कर रहे थे कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही मेहनत कश काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ऐसे में कई बार अक्सर देखा गया है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इंसान को कितनी नींद मिलनी चाहिए? देखिए, जब नींद के दौरान हमारा जो दिमाग है वो नहीं सोता है। आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में सारा दिन बहुत भीड़ रहती है, सारा दिन हलचल रहती है, एक्टिविटी रहती है, लेकिन रात के समय क्या होता है? रात के समय उन्हीं मॉल्स की सफाई होती है। सभी मॉल्स सुबह चमचमाते हैं तो रात को सभी लोग उन मॉल्स की और दुकान जितने भी हमारे ये ऐसे जगह हैं उन सब की सफाई होती है। ऐसे ही हमारे दिमाग की भी सफाई रात को होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग के सेल
जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं दिमाग में पूरे दिन में, उनको हमारा दिमाग की जो कोशिकाएं ग्लिफेटिक्स बोलते हैं वो सफाई करती हैं और रिचार्ज करती हैं बैटरी को। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें 7 से 8 घंटे रोजाना अच्छी नींद लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्लीप हाइजीन जो है, ये जो स्लीप हाइजीन है इसका मतलब ये है कि हमें रेगुलर समय पर सोना चाहिए। अच्छा। सोने का टाइम नियमित होना चाहिए, रेगुलर समय पे उठना चाहिए, और जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर आप सिंह ने कि 2 या 3 घंटे भोजन के बाद समय के है उसके बाद सोना चाहिए। और बेडरूम जो है वो सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। वहाँ पे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल्स, आईपैड्स ये नहीं होने चाहिए। बेडरूम बड़ा शांत होना चाहिए। सोने से पहले या तो आप किताब पढ़ें या आप म्यूज़िक सुने, तो इससे अच्छी नींद आएगी और रिफ्रेशिंग नींद आएगी। जब आप सुबह उठेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अधपकी नींद में आप उठे हैं या सिर में दर्द हो रहा है सारा दिन, आप फ्रेश नहीं हैं, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो उससे बचने के लिए, और लॉन्ग टर्म स्लीप जो है बहुत सारी ब्रेन की बीमारियों से जुड़ी हुई है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो बाद के वर्षों में आपको बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक डिमेंशिया भी शामिल है, वो हो सकती हैं। तो स्लीप एक बहुत हेल्दी स्लीप होना और स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना, रेगुलर नियमित समय पे उठना, नियमित समय पे सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए। जी बिल्कुल। तो अपने दिमाग की, अपनी अच्छी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि नियमित समय पर आप सोएं और नियमित समय पर उठें। डॉक्टर गुप्ता, नियमित समय पर जांच भी बेहद ज़रूरी है, जिसे अक्सर हम लोग करते नहीं हैं। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कितने समय पर लोगों को अपनी नियमित जाँच जो है वो करवाते रहना चाहिए, ताकि पता चले कि सेहत आखिर है कैसी? देखिए, नियमित जाँच का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी नया है। पहले यूजुअली क्या होता था कि कोई अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से अपनी जांचें करवाता ही नहीं था जी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि हमें नई बीमारियों के बारे में पता चलने लगा, फिर नए कंसेप्ट डेवलप होने लगे। तो मैं 2 छोटी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम नियमित जांचें करवाते हैं तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम प्री डिजीज़ बोलते हैं, जैसे प्री हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़। जो ये प्री स्टेज होता है, ये वो स्टेज होता है जिस स्टेज में अगर कोई बीमारी पकड़ में आ जाती है तो वो कई बार कम्प्लीटली रिवर्ट हो जाती है। जैसे आप प्री डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप प्री हाइपरटेंसिव डिटेक्ट हो जाते हैं रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में, तो आपका हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर फ्यूचर लाइफ में डिटेक्ट या बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं। दूसरा, अगर आप रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उसमें अगर कोई डिजीज़ आपके पकड़ में आ जाती है तो उससे आपका फ्यूचर लाइफ में आपको एक हमेशा के लिए अलार्म क्रिएट हो जाता है कि ये बीमारी मुझे है और इसका मुझे लाइफ लॉन्ग ख्याल रखना है। जैसे आप डायबिटीज़ डिटेक्ट होगी तो आप क्या करेंगे कि नियमित दवाई लेंगे। आपने जो न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लिए थे 4-5 साल पहले कि मुझे नियमित व्यायाम करना है, अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है, खाना अच्छा रखना है, ये सब चीज़ें अब आप रेगुलर करने लगे क्योंकि अब आप एक डिजीज से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों की पकड़ हमें आती है रूटीन इन्वेस्टिगेशन से। अब रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हमें कितनी फ्रिक्वेंसी पे कराने चाहिए और किसे कराने चाहिए? तो देखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप खांसी बुखार जुकाम के लिए भी जाएं, तो वहाँ पे अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, चाहे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या नहीं। हर साल में एक बार कभी भी आप अपना एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए, जिसमें आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, आपकी शुगर, आपका हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, विटामिन B12, ये रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आपके हो जाएं ताकि आपके बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपको मालूम होते रहें। आप एक सिंपल सा एक लॉजिक समझिए कि आपके पास कोई 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, आप उसकी साल में एक बार सर्विसिंग करवाने जाते हैं या नहीं जाते हैं मैकेनिक के पास? बिल्कुल। क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो गाड़ी आपकी ठीक चलती रहे। तो हमारा जो शरीर है ये तो कभी बंद ही नहीं होता। गाड़ी तो आपकी कम से कम आप जब ड्राइव कर रहे हैं तभी चल रही है, बाकी टाइम तो खड़ी रहती है। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सोता है?
न हमारा ब्रेन कभी सोता इसीलिए है, ये न जानना कभी हमारा बेहद ही दिल सोता ज़रूरी है। है कि जो सेहत की हालत है वो इस वक्त कैसी है, ताकि उसके आधार पर चाहे आपको खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है या फिर चिकित्सक से ही संपर्क करने की ज़रूरत है, ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो काम है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लोग इसी बात के लिए आते होंगे कि वज़न कम करना है, और ठीक भी है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है तो वो कई तरह की बीमारियों को भी बुलाता है, लेकिन कम करने के चक्कर में लोग बिल्कुल खाना पीना कई बार छोड़ देते हैं और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हो जाते हैं और दूसरी बीमारियों को वो बुला लेते हैं। तो ऐसे में हेल्दी तरीका क्या होता है वज़न कम करने का? आजकल जैसे हमारा जो मोटापा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे अभी हम पिछले भी हमने बात की है। सो इस पे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं या फिर वो कोशिश भी कर रहे हैं पर उनका वज़न कम नहीं हो रहा है। सो ये कंप्लेंट्स लेके जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सो इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है कि ये जानना ज़रूरी है कि उनका सिर्फ ये नहीं कि वो क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है कि उनकी डे टू डे लाइफ में उनको स्ट्रेस क्या है, या वो एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या उनकी दिनचर्या कैसी है। सो इसी का एक अनुमान लगा के जो मोटापा जो है बेसिकली वो तभी आप कम कर सकते हो जब आप न्यूट्रिशन प्लस आपका एक्सरसाइज प्लस आपका जो मेंटल वेलबींग है, इस पे आप टोटली आप जो है कंट्रोल कर सकें और इस पे ध्यान रख सकें। सो मोटापे के लिए बेसिकली अगर वज़न कम नहीं हो रहा है तो ये 50% जो है ठीक है न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन से आप जो है अपने खाने में, अगर हम वज़न कम करने के लिए बात करें, सो आप अपने खाने में एक रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर्स, जैसे आप अपने खाने में श्री अन्न ऐड कर सकते हैं जो आपके मोटे अनाज होते हैं, जिसमें जो ब्रान के साथ होते हैं। जितना रिफाइंड फ्लोर आप लेंगे वो आपको कैलोरीज तो देगा लेकिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा, मतलब उसमें जो भी पोषक तत्व है उसकी कमी होगी। सो मैं अपनी मरीज़ या जो भी पेशेंट है या जो पर्सन है जिसको कम करना है एक्चुअल में वेट, उनको यही सलाह देती हूँ कि वो न्यूट्रिशन पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन है या जो आपका खाना पोषण है वही आपके शरीर को बनाता है। सेकंड आता है एक्सरसाइज, कि काफ़ी लोग ठीक है डाइट फॉलो करते हैं बट उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें एक्सरसाइज ज़ीरो है। सो उस केस में जो है एक्सरसाइज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सो अगर आप एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी एक एक्सरसाइज या कोई भी एक मॉडरेट एक्टिविटी रोज़ाना कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है आप तेज़ चल सकते हैं या आप कोई दूसरे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं। सो इस तरीके की चीज़ जो है ये बिल्कुल हेल्पफुल होती है वेट लॉस करने में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो है स्ट्रेस। ठीक है। सो स्ट्रेस पे भी जो है आपको काम करना है कि अपनी जो चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस या फिर आपको ज़्यादा चिंता वाली जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है और अपनी लाइफ में से चीज़ों को थोड़ा काम डाउन होके और जो व्यायाम या मेडिटेशन ध्यान की बात करी गई है इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। जी डॉक्टर धमीजा, डॉक्टर गुप्ता और अफरीना जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाना आपने कि किस तरह से आपको अपनी दिनचर्या में किन किन छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करना है और बहुत ज़्यादा इसमें किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है और ऐसा करके आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद है ये सभी जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में अगर आप अपनी सेहत से जुड़े हुए सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही जानकारियों से भरपूर इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए। जी हाँ, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएंगे जहां पर आप स्वस्थ किसान कार्यक्रम के एपिसोड्स को देख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।